एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए फिर से क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7 पार्ट 2 को लेकर आया हूं। आज मैं आप सभी के साथ पार्ट 2 को डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 हमारा बन चुका है और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट भी अब रेडी हो चुकी है, जिसके माध्यम से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं अपने सारे नोट्स जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का हो सकता है। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के नोट्स, प्रश्न उत्तर और एमसीक्यू से रिलेटेड सभी प्रकार की क्वेरी आप वेबसाइट के साथ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा lastdoubt.com, जिसके माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन सभी चीजों को पा सकते हैं। तो आज मैं आपको बता दूं कि जो पहले पार्ट थे हमारे इस चैप्टर के, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया था। आज जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है, पार्ट जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है अपरोध से, कि अपरोध किसे कहते हैं। इसके सेकेंड पार्ट का पहला टॉपिक जो है वो है अपरोध। तो आइए जानते हैं, युद्ध में कोई भी सरकार हो, मतलब युद्ध जब होती है किसी देश के साथ दूसरे देश का, तो उसमें कोई भी सरकार हो तो जब वो आत्मसमर्पण कर देती है, मतलब जब वो अपना हार मान लेता है, हार तो मानना सही है, लेकिन वो क्या करता है, उस जीते हुए देश की नीति को, कानून को अपने देश के अंदर हावी नहीं होने देता है, अपने देश के अंदर लागू नहीं करता है। यहाँ पे देखिए, अपरोध जो है इसका एक सिद्धांत भी है। मैं आपको अपरोध सिद्धांत के बारे में पहले बता देना चाहता हूं। याद होगा जब रसिया और यूनाइटेड स्टेट का जब क्यूबा मिसाइल संकट के समय में युद्ध होना निश्चित हो गया था, जब दो महाशक्ति आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे, उस समय क्या हुआ था? उस समय यही हुआ था कि वो दोनों महाशक्ति ऐसा प्रतीत दिला रहे थे पूरे विश्व के लोगों को कि कभी भी युद्ध हो सकता है, लेकिन दोनों ने समझदारी दिखाई और वहां पर उन्होंने युद्ध नहीं किया, शांति से अपने विचारों को आगे बढ़ाया। और फिर शीत युद्ध के माध्यम से आप कह सकते हो कि वो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हथियार नहीं उठाए, एक दूसरे के ऊपर परमाणु बम नहीं उठाए, क्योंकि उन दोनों देशों को यह पता था यदि हमने अगर परमाणु अटैक दूसरे देश पे किया तो वो भी चुप नहीं बैठेगा। इन सभी वाक्य को ना हम यहाँ पे अपरोध का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अपरोध का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आता है रक्षा का। रक्षा मतलब बचाव का। तो आपसे अगर पूछा जाए कि रक्षा किसे कहते हैं, तो आप वहां पे कह सकते हैं युद्ध को सीमित रखने, मतलब युद्ध को काबू में रखने, कंट्रोल में रखने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। अथवा देखिए, युद्ध को या तो आप कंट्रोल कीजिए, सीमित कीजिए, या बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त कर दीजिए। ऐसा करने के लिए जिन कदमों को उठाया जाता है उसे हम रक्षा के नाम से जानते हैं। रक्षा के बाद है परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व। अब परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व में जो दो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कौन से पॉइंट है? पहला तो है शक्ति संतुलन। इससे पहले भी हमने शक्ति संतुलन के बारे में बात किया था, लेकिन डिटेल्स में बात नहीं किया था, वहां पे मैंने आपके पॉइंट को समझाया था। लेकिन अब जो हम शक्ति संतुलन के बारे में बात करेंगे वो डिटेल्स में करेंगे कि शक्ति संतुलन क्या है, गठबंधन बनाना क्या है। ये दोनों जो पॉइंट है वो परंपरागत सुरक्षा नीति के दो महत्वपूर्ण संदर्भ हैं, दो महत्वपूर्ण खंभा कह सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, शक्ति संतुलन के बारे में जानते हैं कि क्या होता है शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन में क्या होता है, कोई देश अपने ऊपर होने वाले युद्ध के खतरे को जब आपको लगने लगे, जब हमारे देश को लगने लगे कि हम पे अब युद्ध होने वाला है, तब हम क्या करेंगे, उन युद्ध के जानकारियों के प्रति, उस युद्ध के नीति के प्रति, उस युद्ध से जुड़े हुए विषयों के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे। मतलब अपने कान खड़े कर लेंगे कि किस तरह से युद्ध होने वाला है। वह कई तरीकों का निर्णय लेता है। जब एक देश पे ये भावना होने लगती है, फीलिंग आने लगती है हमारे देश पे युद्ध होने वाला है, तो वो कई तरह के डिसीजन लेने लगता है, जिसमें शक्ति संतुलन के पक्ष में करने में रहता है। जो बड़ी बड़ी शक्तियां होती है ना, उनको अपनी ओर खींचने के काम को करता है ताकि मैं भी शक्तिशाली हो जाऊं। इसके अलावा वो क्या करता है, अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाता है। अब कोई भी युद्ध किस चीज से लड़ा जाता है? सैनिकों के माध्यम से लड़ा जाता है। तो जब हमें यह फील होने लगता है कि हमारे देश पर अब युद्ध अटैक होने वाला है, तो हम अपने सैनिक शक्ति को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। आर्थिक और प्रौद्योगिक शक्ति को बढ़ाते हैं, अपने इकोनॉमिक सिस्टम, अपने ऑटोमेटिक वेपन्स इत्यादियों को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और मित्र देश जो होते हैं, जो हमारे साथ जिन देशों का रिलेशन अच्छा होता है,
उनके साथ हम संधियां भी करने लगते हैं। संधियां मतलब उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जिससे अगर युद्ध की संभावना उत्पन्न होती है तो उस समय में वो देश हमारी मदद करे। इस तरह से आपने शक्ति संतुलन को समझा। अब हम गठबंधन बनाने के बारे में समझते हैं। देखिए, गठबंधन बनाना जो है ये कई देशों को शामिल करके एक ग्रुप बनाने के तरीका को कहते हैं गठबंधन। जैसे संगठन होता है ना, वैसे ही गठबंधन भी है। गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं, बहुत सारे देशों को मिला के एक गठबंधन बनाया जाता है और सैन्य हमले को रोकने अथवा उससे रक्षा करने के लिए कदम उठाया जाता है। अगर कोई देश हमारे ऊपर अटैक करने वाला है तो उसके शक्ति को रोकने के लिए हम ये गठबंधन का उपयोग करते हैं। अधिकांशतः गठबंधन जो है, मतलब अभी तक जो जितने भी गठबंधन बनाए गए हैं वो लिखित संधि और एक औपचारिक रूप में मिलता है। मतलब उनकी संधियों के बीच में हस्ताक्षर हुआ है, वो लिखे हुए मिल रहे हैं, पेपरों पे लिख के बाकी देश उस पे सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। इसके अलावा बता दूं कि किसी देश का गठबंधन जो होता है वो अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। हम अगर किसी देश के साथ गठबंधन कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि हम अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जो दूसरा देश गठबंधन हो रहा है, जो हमारे साथ आ रहा है, उसकी भी शक्तियां बढ़ रही है। इस तरह से आप गठबंधन को देखा, शक्ति संतुलन को देखा। अब हम बात करेंगे गठबंधन का आधार क्या होता है, किन कारणों से गठबंधन को बनाया जाता है और कौन कौन से मुद्दे इसके बीच में रखे जाते हैं गठबंधन को लेके। किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश का गठबंधन होता है। मैंने अभी आपको बताया कि जब हमें और ज्यादा शक्तिशाली बनना होता है, जब मैं यह कोशिश करता हूं कि मैं और शक्तिशाली बनूं, तो मैं गठबंधन करता हूं। इसका आधार में सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा, गठबंधन जो है वो राष्ट्र हित के पक्ष में होना चाहिए, अच्छे कामों के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि हम आतंकवादी गठबंधन बना रहे हैं, 4 आतंकवादी ग्रुप मिलकर गठबंधन बना लिए। बनाए वो भी जाते हैं, बनते उनका भी गठबंधन होता है। अलग अलग आतंकवादी संगठन जो होते हैं वो मिलके एक किसी कार्य को अंजाम देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो गठबंधन की हम बात कर रहे हैं वो राष्ट्र के हित के लिए होता है, अपने देश के फायदे के लिए होता है। और यदि किसी कारण से वहां पे राष्ट्रीय हित बदल जाता है, राष्ट्रीय हित कहने का मतलब है कि जिन बातों और जिन मुद्दों को लेकर हम गठबंधन बनाते हैं, आगे चलकर यदि वो मुद्दा बदल जाए तो संगठन और गठबंधन भी बदल जाता है आगे चल के। अब देखिए, एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के सामने खड़ी सुरक्षा की चुनौतियां। जब एशिया महादेश और अफ्रीका महादेश, ये दोनों महादेश हैं, आपको पता है, ये जब स्वतंत्र देशों के सामने, ये जब स्वतंत्र हुए, जब ये इनके देश स्वतंत्र हुए, तो इनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई, कौन कौन सी तकलीफ आई, अब उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, एक तो इन देशों को अपने पड़ोसी देश से सैन्य हमले की आशंका थी। जब एशिया महादेश और अफ्रीका महादेश के देश स्वतंत्र हो गए ना, तो एक देश से ही दूसरे देश को खतरा महसूस होने लगा, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होता था कि आगे चल के हो सकता है कि यह एक देश हमारे ऊपर अटैक कर दे, अपने सैन्य शक्ति से हमारे ऊपर हमला कर दे। दूसरे, इन्हें अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी चिंता थी। अभी तो शुरुआती में आजाद हुआ था ना, वो अभी अभी वो आजाद हुआ था, अभी अभी वो गणतंत्र बना था, स्वतंत्र बना था। तो इसको ये भी एक डर था कि कहीं देश के अंदर ही सैन्य विद्रोह न हो जाए, गृह युद्ध न छिड़ जाए, राजनीति विद्रोह न छिड़ जाए और लोग आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। ये 2 प्रकार की जो था ना, वो मन में बैठा हुआ था। सुरक्षा की परंपरागत धारणा में युद्ध नीति क्या है? अगर सुरक्षा की परंपरागत धारणा की बात की जाए तो उसमें जो लड़ने की नीति है, युद्ध करने की नीति है, वो क्या है? तो सुरक्षा की परंपरागत धारणा में स्वीकार किया जाता है कि हिंसा का इस्तेमाल, मारपीट का इस्तेमाल, गोली बारूद का इस्तेमाल, बम बंदूक का इस्तेमाल यथासंभव सीमित होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि बात बात में आप किसी को रिवॉल्वर ठोक दो क्या मतलब गोली मार दो, बम फेंक दो, परमाणु अटैक कर दो। अभी के समय में सभी विश्व के देश जो है वो लगभग कुछ ना कुछ तो परमाणु हथियार रखे ही हैं। परमाणु हथियार नहीं रखे हैं तो बहुत सारे और भी वेपन है जिससे क्षति पहुंचाई जा सकती है किसी दूसरे देश को। ऐसे में हम यदि हम बार बार किसी अन्य देशों को उकसाते हैं तो क्या होगा? ये परेशानी उत्पन्न करेगी। तो यहाँ पे कहा गया है परंपरागत धारणा, परंपरागत मतलब ये अभी से नहीं है,
ये आपने अगर रामायण पढ़ा होगा, महाभारत पढ़ा होगा, तब भी आपने देखा होगा कि पहले के भी अगर राजा और राक्षस के बीच युद्ध होता था तो पहले डायरेक्ट हथियार नहीं निकाल देते थे। पहले उन्हें समझाया जाता था कि आप ऐसे काम को ना करें, आप समझिए बातों को, आप युद्ध को मत करें। लेकिन अंतोगत्या जब कोई विकल्प नहीं मिलता था तब जाके युद्ध होता था। तो इनका कहना है कि हम ऐसे कार्यों को बढ़ावा देते हैं जो हिंसा को रोकने का काम करें, मतलब कम से कम हिंसा में यदि कोई काम निकल जाए तो वो कर सकते हैं हम। और इसके अलावा न्याय युद्ध का यूरोपीय परंपरागत का भी यही प्रवृत्ति विस्तार है कि आज लगभग पूरा विश्व मानता है। इन लोगों का यही मानना है, यही विचार है जो पूरे विश्व में व्यापी है अभी, और पूरा विश्व इन सभी नियमों कानूनों पर चलता है। किसी देश को युद्ध उचित कारण से करना होगा, मतलब ये नहीं कि हम अगर बहुत बड़े शक्तिशाली देश है तो हम किसी दूसरे देश पर जाकर अटैक करें। उचित कारण होना चाहिए। अगर हम किसी दूसरे देश पर अटैक कर रहे हैं तो हमारे पास उसका कारण होना चाहिए कि हम किन कारणों से उस पर अटैक कर रहे हैं। उन कारणों में आप सोचो, अच्छा कैसा कारण होगा कि हम किन कारणों को लेकर अटैक कर सकते हैं? तो वो कारण है रक्षा अथवा दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए करना चाहिए। अपने देश की रक्षा करने के लिए आप युद्ध कर सकते हैं, अपने देश के लोगों के जान को बचाने के लिए युद्ध कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए युद्ध कर सकते हैं, जैसे अमेरिका ने इराक पे किया था, जैसे इराक ने कुवैत पे किया था। इस तरह से आप युद्ध नहीं कर सकते हैं। दूसरा है, इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी युद्ध में साधनों का सीमित इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब जो भी साधन आपको मिले हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या मानव संसाधन हो, युद्ध में आप उसका सीमित उपयोग करेंगे। ये नहीं कि पूरा आप खेल बिगाड़ दे, पूरे संसाधन को झोंक दे युद्ध में और बाद में आकर आपके देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए। तो साधनों का ना कम से कम इस्तेमाल करना है। युद्ध में जो सेना है उन्हें चाहिए कि शत्रु अगर निहत्था हो, अगर शत्रु के पास हथियार ना हो तो उस पर अटैक न करे। ये तो पहले से आता है। अगर आपने महाभारत देखा है तो आपको पता होगा, अगर शत्रु के हाथ में शस्त्र अस्त्र नहीं है तो हम उस पर अटैक नहीं करेंगे। इसके अलावा यदि वो आत्मसमर्पण कर रहा है, यदि अब वो मान गया है कि वो हार चुका है, तो आप उस पर अटैक नहीं करेंगे, आप उसे छोड़ देंगे और मारेंगे नहीं। सेना को उतने ही बल का प्रयोग करना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए जरूरी है। आपको अपने सेना का उपयोग या अपने वेपन का उपयोग या अपने गोले बारूद का उपयोग उतना ही करना है जितना आपको आत्मरक्षा के लिए जरूरी है, आपके बचाव के लिए जरूरी है। देखिए, ये कुछ पॉइंट थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, समझ में आ गया होगा आपको। खतरे के नए स्रोत के बारे में जानेंगे। खतरा का जो अभी नया स्रोत है पूरे विश्व के अंदर, वो क्या है? तो आइए जानते हैं खतरे के उन स्रोतों के बारे में। जानते हैं हम खतरों के उन स्रोत के बारे में जो अभी पूरे विश्व पे छाया हुआ है। खतरों के कुछ नए स्रोत सामने आए हैं, नए नए खतरे हमारे विश्व के ऊपर छा रहा है, जिनके बारे में दुनिया काफी हद तक चिंतित है। पूरे विश्व के लिए परेशानी का सबब है जो ये नए खतरे आ रहे हैं। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि वो नया खतरा कौन सा है? तो वो नया खतरा जो है वो सबसे पहले आतंकवाद है। पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो आतंकवादियों का संगठन अपने देश के अंदर चलाने देते हैं। उनके यहाँ इसका खेती होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें खाद खल्ली भी डाला जाता है। किसमें? आतंकवादियों के अंदर। इसके अलावा है मानवाधिकार, आपके राइट्स का जो हनन होता है वो भी एक पूरे विश्व के लिए समस्या का सबब बनता जा रहा है। वैश्विक गरीबी, ये सिर्फ और सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व में जो गरीबी है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ये भी एक चिंता का विषय है। पलायन और स्वास्थ्य महामारी भी शामिल है। एक देश से दूसरे देश में जाना ही पलायन कहलाता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना ही पलायन कहलाता है। एक गांव से यदि हम दूसरे गांव में चले जाएं तो ये भी एक प्रकार का पलायन है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत तरह के खराब बीमारियां आ रही है जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है। अभी जैसा कि आपको पता है कि कोरोना का इलाज अभी तक नहीं आ पाया, बस टीका लगा के उसे कमजोर और निष्क्रिय किया जा सकता है, लेकिन अगर आप परमानेंट इलाज की बात करें तो ऐसा कोई मेडिसिन नहीं आया है। इसके अलावा है महामारी, आप इसे महामारी ही कह सकते हो, और बहुत सारे अन्य बीमारियां भी हैं जो महामारी के अंतर्गत आता है। तो ये सारी समस्या जो है वो खतरों के नए स्रोत में आप ले लीजिए और ये पूरे विश्व पे छाया हुआ है।
आतंकवाद ये सबसे बड़ी समस्या है। राजनीतिक हिंसा को संदर्भित करता है जो नागरिकों को जानबूझकर और अंधाधुंध निशाना बना रहा है। देखिए, ये आतंकवाद सबसे बड़ा समस्या है पूरे विश्व के लिए, जो आम नागरिक, मासूम नागरिक, गरीब नागरिक, निर्दोष नागरिकों को अपना निशाना बनाता है और उन्हें बहुत तरह से क्षति पहुंचाता है। तो इस तरह से आपने आतंकवाद के बारे में देखा। हम मानवाधिकार के बारे में भी देखेंगे। अभी हमने मानवाधिकार के बारे में बात किया था ना, ये भी पूरे विश्व के लिए एक समस्या बनता जा रहा है। जो इंसानों के राइट्स हैं वो हनन होते हैं, उनको कुचला जाता है, उनको दबाया जाता है। तो वो कौन कौन से? तो पहला तो राजनीतिक अधिकार है। मानवाधिकार में सबसे पहला पॉइंट आपका राजनीतिक अधिकार है, दूसरा आर्थिक और सामाजिक अधिकार है, और तीसरा उपनिवेशित लोगों का अधिकार है। देखिए, इन तीनों पॉइंट को भी हम समझते हैं। पहले तो इन तीनों पॉइंटों को ध्यान से समझ लीजिए। पहला राजनीतिक अधिकार है, दूसरा आर्थिक और सामाजिक अधिकार है, तीसरा उपनिवेशित लोगों का अधिकार है। अब जानते हैं हर एक पॉइंट को। एक अन्य प्रकार की असुरक्षा वैश्विक गरीबी भी है। अभी मैंने आपको निर्धनता के बारे में समझाया था, जो वैश्विक लेवल पे है, पूरे विश्व के लिए, लोगों के लिए है, ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी के समय में क्या है कि अमीर लोग अमीर और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। अमीर शहर और अमीर होता जा रहा है, गरीब शहर और गरीब होता जा रहा है। इसमें क्या है कि दक्षिण में गरीबों ने भी उत्तर में बेहतर जीवन, विशेषकर आर्थिक अवसरों की तलाश में बड़े लंबे दूरी तय करके और बड़ी संख्या में पलायन कर गए। मतलब अपनी जगह को छोड़ के दूसरे जगह पर जाने का सोचे। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे उन्हें बेहतर जीवन दिखाई दे रहा था। आज भारत की ही बात कर लें तो भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, इन सभी जगह के लोग अपने जगहों को छोड़ के दिल्ली, मुंबई, पंजाब, चेन्नई, बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश इत्यादि जगहों पे क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें अपना जीवन वहां से ज्यादा बेहतर यहां दिखता है। उन्हें वहां पे वो रोजगार नहीं मिल पाता जो उन्हें दिल्ली, पंजाब, मुंबई में मिलता है। इसलिए वो अपनी जगह को छोड़ के आज वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। स्वास्थ्य महामारी भी एक समस्या है। देखिए, हमारे बिहार, यूपी, झारखंड में ये ना एक ऐसी समस्या है कि जहां पे बेहतर इलाज आपको नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? हमारे तो नेता ही इतने करप्ट है, उनको तो करप्शन करने से टाइम मिलेगा तभी तो वो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का सोचेंगे। वो सोच ही नहीं रहे इस बात के बारे में। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी भलाई के बारे में सोच रहे हैं, अपने बैंक बैलेंस के बारे में सोच रहे हैं। जिससे क्या होता है, HIV एड्स जो है वो एक बहुत खतरनाक बीमारी है, बर्ड फ्लू और भी बहुत सारे हैं, तीव्र श्वसन सिंड्रोम इत्यादि ऐसे बीमारी है जो देशों में फैल रहे हैं, जिसका इलाज उनके अपने घर के आसपास नहीं मिल रहा है, जिस कारण से वो वहां से पलायित हो रहे हैं। मतलब एक जगह छोड़ के दूसरे जगह पे जा रहे हैं। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा की अवधारणा के विस्तार का मतलब सब कुछ शामिल करना नहीं है। अब देखिए, जितनी भी चीजों के ऊपर हमने अभी तक बात किया है, समस्याएं गरीबी का भी है, आतंकवाद का भी है, पलायन का भी है, मानवाधिकार का भी है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, महामारी जैसी समस्याएं, इन सभी को अगर एक साथ सही नहीं किया जाए तो ये भी एक विश्व लेवल पर समस्या के नए स्रोत में आते हैं। ये समस्याएं हमारे विश्व पटल पर बढ़ रहे हैं। ये ना केवल हमारे भारत की बात है, भारत के अलावा भी जितने विश्व के अन्य देश हैं उनमें भी ये समस्याएं बढ़ रही है। सहयोग मूलक सुरक्षा के बारे में जानते हैं। ये क्या है? ये होता है कि सुरक्षा के कुछ मुद्दों से निपटने के लिए सैन्य टकराव के बजाय सहयोग की आवश्यकता होती है। जब हमें यह महसूस होने लगता है कि अब हमारा देश दूसरे देश के साथ सैन्य मुकाबला करने जा रहा है, तो वहां पे हम क्या करते हैं? सहयोग करने की सोचते हैं और आतंकवाद से निपटने के लिए सैन्य मदद ली जाती है। देखिए, यहाँ पे जो मेन फोकस है ना, वो ज्यादातर आपने देखा होगा कि आतंकवाद के ऊपर, क्योंकि आतंकवाद ही एकमात्र ऐसा कारण है पूरे विश्व के लिए जो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर रही है। हर देश इससे परेशान है। तो यहाँ पे सहयोग मूलक सुरक्षा में आप सैन्य शक्ति का उपयोग आतंकवाद के लिए कर सकते हैं, लेकिन गरीबी, पलायन आदि मुद्दा से निपटने में इसका क्या फायदा है? आतंकवाद के खिलाफ आपने सैन्य शक्ति उतार दिया, सेना के माध्यम से वहां पे अटैक कर दिया, आतंकवादियों को मार दिया, भगा दिया, जो किया, ठीक है।
लेकिन अगर बात गरीबी की हो, बात बीमारी की हो, बात वहां से पलायन की हो, तो उसमें क्या आपका सैन्य शक्ति काम आएगा? क्या सैनिकों को उतार देने से पलायन कम हो जाएगा? गरीबी मिट जाएगी? क्या भूखमरी खत्म हो जाएगा? लोगों का इलाज हो जाएगा? नहीं होगा। ये समस्याएं हैं सहयोग मूलक सुरक्षा में। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो है, ऐसे में क्या है कि रणनीति तैयार करना महत्वपूर्ण है। एक सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है जिसमें अंतरराष्ट्रीय सहयोग शामिल हो, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, महाद्वीपीय या वैश्विक हो सकते हैं। एक सिस्टम तैयार करो जिसके अंदर हम क्या करें, गरीबी, पलायन आदि मुद्दों के ऊपर बात करें, उनको रोकने की कोशिश करें। सहकारी सुरक्षा में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों तरह के अन्य खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। देखिए जब बात होगी इन सब चीजों के ऊपर, जब संगठन बनेगा तो इसमें हम राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दोनों लोगों को शामिल करेंगे, जिससे इस पे बेहतर विचार बन सकेगा, बेहतर काम हो सकेगा और बेहतर इनका मॉडल तैयार हो सकेगा। भारत की सुरक्षा अगर रणनीति की बात की जाए, भारत में अगर हम सुरक्षा रणनीति की बात करते हैं, भारत अपने देश के लिए किस प्रकार की सुरक्षा नीति को अपनाता है, तो सबसे पहले पॉइंट पर आता है सैन्य क्षमताओं को मजबूत करता है। भारत का सबसे पहला काम है कि वो अपने सैनिक के क्षमताओं को, सैनिक के हथियारों को, सैनिक के कार्यों को अधिक क्रियाशील बनाए, अधिक मजबूत बनाए। क्योंकि भारत अपने पड़ोसियों के साथ संघर्षों में शामिल है शुरुआत से ही। भारत देश जो है वो शुरुआत से ही कभी पाकिस्तान से, कभी चाइना से, कभी कहीं ये लड़ाइयां होती रहती है, हमारे बीच झड़प होती रहती है। इसलिए भारत का सर्वप्रथम काम है कि वो अपने सैन्य शक्ति को मजबूत बनाए। भारत की सुरक्षा रणनीति का दूसरा घटक अपनी सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मापदंड और अंतरराष्ट्रीय जो है उनको मजबूत करना है। भारत जो है शुरुआत से ही अपना रणनीति जो है वो मजबूत रखता है, युद्ध के लिए, सेना के लिए, या अंतरराष्ट्रीय पटल पर अंतरराष्ट्रीय देशों के हित की बात हो या हमारे भारत की हित की बात हो। इस कारण से क्या होता है, वो रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मापदंड जो है ना, जो संगठन बनाए गए हैं विश्व स्तर पर, उनका पालन करता है और उन्हीं के हिसाब से अपने कार्यों को आगे बढ़ाता है। भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा महत्वपूर्ण घटक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, वो देश के भीतर सुरक्षा चुनौतियों को सम्मान करने के लिए तैयार किया। देश के बाहर के खतरे के अलावा देश के भीतर भी कभी कभी बहुत सारे खतरे हमें देखने को मिलते हैं, तो भारत जो है इन पर भी बहुत ही कड़ी तरीके से अपने काम को करता है और इसके लिए बनाया गया हमारे यहाँ सिस्टम, हमारे यहाँ मॉडल तैयार किया गया है, जिससे वो हम अंदरूनी खतरों को भी समाप्त कर सकते हैं। चौथे घटक की अगर बात की जाए तो इकोनॉमिकल सिस्टम भारत का विकसित करना है। हमारे जो आर्थिक व्यवस्था है ना, हमारे जो अर्थव्यवस्था है ना, उसको मजबूत करने के लिए है नागरिकों का विशाल जनसमूह गरीबी और दुख से बाहर निकल जाए। हमारे भारत में भी गरीबी कम नहीं है, बहुत ज्यादा गरीबी है, बहुत ज्यादा भुखमरी है, बहुत सारे लोग आज भी दवाइयों के बिना और बीमारियों से मरते हैं। तो चौथा पॉइंट जो है यही कहता है कि हमारे यहाँ जो आर्थिक व्यवस्था है वो इस तरह से मजबूत किया जाए कि जो हमारे यहाँ जनसंख्या है वो आपको पता है बहुत सारी, हम विश्व के सेकेंड जनसंख्या के नंबर पर आते हैं। पहला चीन है, दूसरा हम है, लेकिन जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं लगता है कुछ दिनों में हम ही पहले नंबर पे आ जाएंगे। और किसी चीज में पहले नंबर पे आए ना आए, जनसंख्या में तो हम जा ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो दिन दुगुना रात चौगुना जनसंख्या बढ़ता जा रहा है। तो अब क्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था को इस तरह से मजबूत करना है ताकि हमारे जो देश के अंदर एक विशाल जन समूह है, नागरिकों का जो समूह है, वो गरीबी और दुख से बाहर निकल जाए। इन्हें भी 2 वक्त का भोजन मिले, दवाइयां मिले, रहने के लिए घर मिले। अब जो है इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में बात करेंगे। ये एक तरह का समझिए कि निचोड़ है पूरे चैप्टर का, और इसे आपको ध्यान से समझना है। हथियार नियंत्रण क्या है? यह हथियार के अधिग्रहण को नियंत्रित करता है। ऐसा नहीं है कि कोई देश उठे और पूरा एकदम ये हथियारों का होड़, आपको याद होगा ना, यूएसएसआर का विघटन किन कारणों से हुआ था? हथियारों के होड़ के कारण। वो अमेरिका के साथ वर्चस्व की लड़ाई में खुद को पीछे छोड़कर बस हथियार इकट्ठा करने लगा। आज मान लीजिए हमारा भूख इतना बढ़ जाए कि हम सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के पीछे पड़ जाएं और हमें भोजन करने का समय ना हो, तो क्या वो पैसा मेरे को काम आएगा? मैं तो भूखे मर जाऊंगा। क्या फायदा होगा उस पैसे का? हथियार नियंत्रित होना चाहिए। किसी देश के पास अगर हथियार है तो उसे नियंत्रण करने के लिए यह बताया गया है कि यह हथियार के अधिग्रहण को नियंत्रित करता है। आप कितना हथियार खरीद रहे हैं, इस पर इसका फोकस होता है।
निशस्त्रीकरण शुरुआत से इस चैप्टर में 3-4 बार हम लोग ने पढ़ लिया है, पार्ट 1 में भी पढ़ा था, आज पार्ट 2 में ही जान लेते हैं। ये सामूहिक विनाश से बचने के लिए कुछ प्रकार के हथियारों को छोड़ने के लिए कहता है। एटम बम, परमाणु हथियार या इससे भी खतरनाक हथियार जो होते हैं उनको छोड़ देने के लिए बोलता है। देखिए लड़ाई झगड़ा तो हर जगह होता रहता है, लेकिन हम कुछ ऐसे हथियारों का उपयोग करके दूसरे देश पे पटक दे वो बिल्कुल नस्लो नाबूद हो जाए, तो ये भी सही चीज नहीं है। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है उन खतरनाक हथियारों को छोड़ देना जो विनाशकारी होता है। अब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ये क्या है? यह प्रक्रिया जिसमें विभिन्न देश अपने सैन्य योजनाओं के बारे में एक दूसरे को सूचित करके प्रतिद्वंदी देशों के साथ विचार और जानकारी साझा करते हैं। देखिए कॉन्फिडेंस में लेके काम करना, अक्सर आपने देखा होगा ये सब चीजें आपको ना अमेरिका में देखने को मिलेगा, रसिया में देखने को मिलेगा। अभी क्या हुआ, जब रसिया में युद्ध के लिए तैयारी कर रहा था यूक्रेन के ऊपर, तो उसने अपने ऐसे ऐसे हथियार दिखाए ना कि पूरा विश्व हिल गया। क्लस्टर बम, इतना खतरनाक बम, और भी बहुत सारे बम थे वहां पे। तो ये क्या करता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम अपने अंदर, जो हमारे देश के अंदर जो खतरनाक हथियार है ना, उसकी जानकारी हम अपने दुश्मन दोस्तों के साथ साझा करते हैं, बताते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, AK-47 है, चाकू है, जंग लगा हुआ चाकू है, जंग से हटा हुआ चाकू है, ताकि दुश्मन को ना हम ये बता सके कि हम भी शक्तिशाली हैं, हम भी कमजोर नहीं हैं। इसी को हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैश्विक गरीबी। अब वैश्विक गरीबी के बारे में जानते हैं। वैश्विक गरीबी का मतलब तो आप सभी समझते हैं। वैश्विक का मतलब हो गया पूरे विश्व लेवल पे। अब वैश्विक गरीबी का मतलब है यह एक देश को कम आय और कम आर्थिक विकास से पीड़ित होने के लिए संदर्भित करता है। जब एक देश में आमदनी कम हो, लोग भूखे मर रहे हो, उनके पास दवाई के पैसे ना हो, उनके पास इलाज के पैसे ना हो, तो ये इन्हीं चीजों की ओर संदर्भित करने का मतलब होता है, अट्रैक्ट करता है, बताता है कि वैश्विक गरीबी क्या है, जिसे कम से कम विकसित या विकासशील देशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए विकासशील और विकसित देशों में बहुत अंतर है। तो जिन देशों के अंदर वैश्विक गरीबी है, लोग भूखे मर रहे हैं, उनके सही तरीके से इलाज नहीं हो रहे हैं, उनको भोजन नहीं मिल रहा है, उनको घर नहीं मिल रहा है रहने के लिए, तो ऐसे देशों को ना हम वैश्विक गरीबी के अंदर लेते हैं। तो ये आप समझ में आ गया होगा। अब है प्रवासन। प्रवासन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल आपको वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ में पूछा गया था। यह कुछ विशेष कारणों से एक राज्य से दूसरे राज्य में मानव संसाधनों की आवाजाही है। मानव संसाधन समझते हैं ना, जो संसाधन मानव निर्मित होता है, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया संसाधन ही मानव संसाधन कहलाता है। जब मानव संसाधन जो मनुष्यों के द्वारा तैयार किया जाता है, जब वह एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाया जाता है किन्हीं कारणों से, तो उसे हम प्रवासन कहते हैं। ये जो 7वां चैप्टर है आपका क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7 पार्ट 2 का ये वीडियो था, ये प्रवासन पे जाके पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर के अंदर जितने भी पॉइंट थे उन सभी को डिस्कस किया गया है। यहां पे मैं बता दूं कि यदि आपको इन सभी टॉपिक्स में किसी भी एक टॉपिक्स में कुछ समझने में दिक्कत हो रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ यह वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अब मैं आप सभी के साथ मिलूंगा 8वें चैप्टर में। जब हम 8वां चैप्टर बनाएंगे उसके भी कई सारे पार्ट्स आएंगे। और यदि आपको नोट्स की जरूरत है, पॉलिटिकल साइंस ही नहीं किसी अन्य सब्जेक्ट का भी अगर नोट्स की जरूरत है, तो आप lastdoubt.com पे जाएं। वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी क्लासेज, सभी सब्जेक्ट, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी प्रकार के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आप वीडियो के माध्यम से उन सभी चीजों को समझ पा रहे हैं। तो चलिए आज यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।